नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़ और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। तो नतीजे कल आ चुके हैं जिसमें बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसको 200 से ऊपर सीटें हासिल हुई है और महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियाँ हैं, उनको मात्र 35 सीटें ही मिली हैं। तो इस चुनाव नतीजे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, क्यों ऐसे चुनावी नतीजे हैं, क्यों इतनी बम्पर सीट एनडीए को आई और महागठबंधन को इतना बुरा हार क्यों हुआ। तो हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों ने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक ने बम्पर सीट जीता और दूसरे का मतलब एक तरह से टाँटा खुश हो गया। तो पहले तो हम बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी और एनडीए की अभी जो शानदार जीत हुई है, तो उस शानदार जीत को पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने जो वादा किया है बिहार की जनता से, बिहार के महिलाओं से, बिहार के युवाओं से, तो हम चाहेंगे कि 5 साल में वह वादा पूरा होते हुए दिखे। जैसे उन्होंने एक वादा किया है कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ रोज़गार देंगे। तो ये रोज़गार, अगर 1 करोड़ रोज़गार बिहार में अगर अगले 5 साल में अगर आता है, तो बिहार के युवाओं को दिल्ली, गुजरात, बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, इस सब जगह पे नहीं जाना पड़ेगा 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए। उनको अपने ही ज़िले में, अपने ही जगह पे 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। तो इससे बिहार के युवाओं को काफ़ी तरक्की होगा और जो अदर स्टेट पे बिहार के जो लोग जाते हैं वहाँ पे उन पे दबाव पड़ता है संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे, वो भी कम होगा। 1 करोड़ रोज़गार मतलब हर साल 20 लाख रोज़गार बीजेपी और जदयू गठबंधन देगी। ये इनका चुनावी मैनिफेस्टो है, मतलब इन्होंने वादा किया। दूसरा, जो महिलाओं को इन्होंने दिया, मतलब हर महिला को मोस्टली 90 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जो राशि दी गई है, उनको यह भी बोला गया कि अगर आपका ये सीड मनी है, अगर ये अच्छा करेंगे तो 2 लाख रुपये इनको और आगे मिलेगा। तो अगर ये भी मिलता है तो हर महिला जिसको 10 हज़ार रुपया मिला वो लखपति दीदी तो बन ही जाएगी, क्योंकि इनको आने वाले समय में 1 से 2 लाख रुपये की राशि और मिलेगा। और भी इनके वादे हैं, जैसे हर ज़िले में एक औद्योगिक पार्क बनाना है, हर ज़िले में स्किल सेंटर खोलना है, हर ज़िले में मतलब नया सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लांट और फैक्ट्रियां बैठाएंगे। तो इनका वादा ये भी है। तो अगर इतने वादे जदयू और बीजेपी गठबंधन, मतलब एनडीए गठबंधन, अगर पूरा करती है, तो बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा और अपने ही राज्य में ये लोग अच्छा से कमा पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे। तो दूसरे राज्यों जैसे और भी, जहाँ पे बंगाल है, जब कलकत्ता में बहुत सारे बिहार के लोग हैं, झारखंड में बहुत सारे बिहार के लोग हैं, बेंगलोर में हैं, आप जिस स्टेट में चले जाइए वहाँ के पे बिहार के लोग भरे हुए हैं। और इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि उनको लालू जी के राज में तो नौकरी मिला नहीं है, तो ऑब्वियस बात है। और नीतीश जी के अभी तक के 20 साल के शासनकाल में भी उतना रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इस वजह से उनको पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। तो इसलिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं और काम करते हैं। लेकिन अब जब बीजेपी और जदयू गठबंधन ने ये वादा किया कि हम अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोज़गार देंगे और हर ज़िले में औद्योगिक पार्क लगाएंगे, नए सेमीकंडक्टर और प्लांट लगाएंगे, तो फिर हमें नहीं लगता कि बिहार के लोगों को आज के बाद, मतलब छठ के बाद, हर पार्टी ने बोला था कि छठ के बाद बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो बाहर नहीं जाएंगे। ये तो था हमारा बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, जो बिहार के लोगों से किया गया था। अब बीजेपी चुनाव कैसे जीती, इस पे एक भी बहुत बड़ा विषय है कि इतना बम्पर वोट कैसे मिला। तो आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि ये आरजेडी और कांग्रेस, जब चुनाव का घोषणा हो चुका था, नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन तक भी ये टिकट नहीं बांट पा रहे थे, लेकिन बीजेपी 5 से 6 महीने पहले तक ही चुनावी तैयारियों में लग चुकी थी। हमने दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग को देखा था जिसमें वहाँ पे लोगों को बिहार में जाके वोट डालने का अपील किया जा रहा था। मतलब जो बिहार के लोग दिल्ली में काम धंधा कर रहे हैं, उनको बिहार में जाके वोट डालने का अपील किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। क्या आरजेडी के द्वारा ऐसे किया जा रहा था? क्या कांग्रेस के द्वारा ऐसे किया जा रहा था? क्या आरजेडी और कांग्रेस का दिल्ली में बिहार का जो होता है संगठन वैसा कोई काम करता है? जैसे बीजेपी के बहुत सारे संगठन, जैसे अब छत्तीसगढ़ का कोई आदमी झारखंड में रह रहा, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ का एक संगठन काम करता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को जब चुनाव होगा तो उनको छत्तीसगढ़ में ले जाकर वोट डलवाया जा सके। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, मतलब संगठन नहीं है, और संगठन की कमजोरी की वजह से ये चुनाव हारते हैं। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बीजेपी ने किया है। जैसे हमने अभी हाल फिलहाल में कोलकाता जा रहे थे, तो एक व्यक्ति मुझे मिला बिहार से, जो था वो भी वोट डाल के कोलकाता जा रहा था।
वो लेबर क्लास का आदमी था, लेकिन उसके पास सोचिए किसने संसाधन उपलब्ध कराया, कितना मतलब उसको मतलब चुनाव में इंटरेस्ट था कि वो अब फुल फैमिली के साथ गया बिहार, वोट डाला और वोट डाल के फिर कोलकाता वापस जा रहा था। और उससे जब मैंने पूछा कि आप वोट डाल रहे हो, फिर आपका मुद्दा क्या है, रोजगार का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 20 साल में कोई रोजगार उद्योग तो था ही नहीं। वो खुद भी वोट डाल के फिर दोबारा से कोलकाता में काम करने जा रहा है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति किस पार्टी को वोट किया होगा और किस पार्टी ने उसको मोबिलाइज किया होगा बिहार में जाके वोट डालने के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आप फिर ये जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया गया है, इसमें भी आप आ सकते हैं। ज़्यादातर मतलब देखा जाए तो यादव महिलाएं, जो यादव समुदाय से जो महिलाएं आती हैं, उन्होंने तो अपना मतलब जो समर्थन है तेजस्वी यादव को ही दिया है 90% लोगों ने। लेकिन अदर कास्ट में जो महिलाएं थी, जो उनका जो समर्थन था वो तेजस्वी यादव के प्रति उतना नहीं था। और वो 10 हज़ार के चक्कर में, वो जिनको 10 हज़ार रुपया जिस पार्टी ने दिया, जैसे नीतीश कुमार ने दिया या जो हल्ला था कि मोदी जी ने पैसा भिजवाया, तो उन्होंने उनको ही वोट किया होगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उनका वोट उधर ही गया। तो आप उसमें अगर 10 से 15 लाख यादव महिलाओं को हटा भी दे तब भी उसमें 70 लाख के आसपास जो महिलाएं थी, उन्होंने सारे लोगों ने किसको दिया वोट? एनडीए और जेडीयू को दिया। तो अगर एक महिला के परिवार में 5 लोग भी हैं, तो आप सोच लीजिए, अगर 70 लाख × 5 मतलब 3.5 करोड़ मतदाता तो एनडीए के पक्ष में थे ही, बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में ही थे ही। तो इस मुद्दे के वजह से भी वहाँ उनको बम्पर जीत हासिल हुई है। तो बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए जानी जाती है, ऐसे तरकीबें अपनाने के लिए जानी जाती है। आप अपने देख चुका है महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री की। मध्य प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस का हुआ है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री किया। और ठीक वैसा ही पैटर्न पे बिहार में भी चुनाव ये लोग जीत चुके हैं। तो ये तो रहा बीजेपी और जदयू की बात कि कैसे चुनाव जीते। अब आते हैं कांग्रेस और आरजेडी पे कि इन्होंने क्या गलतियां की जिसके वजह से इनको चुनाव हारना पड़ा। तो सबसे पहले भैया तो इनका टिकट बंटवारा ही नहीं फाइनल हो पाया था। आप देखें तो जब पहले चरण का हो या दूसरे चरण का, जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन तक में भी ये टिकट बंटवारा नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से एक जनता में मैसेज गया कि ये तो टिकट बंटवारा ही नहीं कर पा रहे और ये खुद ही बंदर बाट करने पे लगे हैं, तो इनको कौन ही वोट देगा। पहला गलती तो यहाँ हुआ। दूसरा गलती फिर आप देखिए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सेम विचारधारा के लोगों को भी आपस में आसपास नहीं फटकने देते हैं। जैसे पप्पू यादव को देख लीजिए, पप्पू यादव को बहुत बार यात्राओं और रैली में उनको मतलब मंच से उतार दिया गया, गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको एक एक व्यक्ति को साथ लेके चलना पड़ेगा। पर्सनली ये तो था तेजस्वी यादव जी का, जो पर्सनली काफ़ी लेके चलते हैं कि हमें इसको नहीं आने देना, उसको नहीं आने देना। आपको मुख्यमंत्री बनना है, वो आपके विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर आप ऐसे करोगे तो फिर आपका स्थिति तो खराब होगा ही। दूसरा, आप परिवार में आते हैं तेजस्वी यादव जी के परिवार में, उनके भाई तेज प्रताप यादव को चुनाव से एंड टाइम पहले निकाल दिया गया। बोला गया कि ये दूसरी महिलाओं के साथ इनका जो फ़ोटो वायरल हुआ था उसके वजह से। तो भैया क्या दिक्कत है? आपने भी तो शादी किया है ना क्रिश्चियन लड़की से, लव मैरिज शादी किया है, तो बाकियों को तो दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर तेज प्रताप यादव जो बोलते हैं कि हमारी पहली शादी हमारे मन मुताबिक नहीं हुई और दूसरी शादी अगर उन्होंने किया है, जो कि लड़की शायद यादव ही हैं, यादव कास्ट से ही हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? दूसरी शादी में कौन सा बड़ा दिक्कत हो गया? क्या मुलायम सिंह यादव 2 शादियाँ नहीं की हैं? रामविलास पासवान जी 2 शादी नहीं किए हैं? बहुत सारे ऐसे नेता राजनेताओं का उदाहरण मिलता है जब वो 2-2 शादियाँ किए हैं और बढ़िया से राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन भी जिए हैं। तो इसमें आपका ये कहना कि वो दूसरी महिला से शादी कर लिया इसलिए हम उनको पार्टी से निकाल देते हैं, उनसे रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, तो ये भी एक गलत मैसेज आता कि परिवार के सारे लोग जब एक ही नहीं हैं तो उनको वोट कैसे दिया जाए? परिवार के सारे लोगों को एक रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आप वो दूसरी शादी कर लिया तो आप उनको भगा दीजिएगा। ये तो उनका पर्सनल चॉइस है, किस लड़की के साथ रहें, किसके साथ शादी करें। इसमें किसी को ज़बरदस्ती करने का अधिकार तो है नहीं। कानून भी हमारा कहता है कि लोग बालिग हो गए तो अपने मन के हिसाब से रह सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे भी आरजेडी परिवार में दिक्कत हुआ। बाकी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने एक विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे थे, नवीनगर विधानसभा क्षेत्र। अब नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ के सिटिंग एमएलए थे डब्लू सिंह,
वो मतलब चुनाव में जब तक टिकट नहीं बचा वो आरजेडी के तरफ से अपना प्रचार कर रहे थे। वो मान के चल रहे थे कि वहाँ के कैंडिडेट आरजेडी से वही होंगे और उन्होंने उस हिसाब से अपना प्रचार जारी रखा और अंतिम दिन तक प्रचार जारी रखा। लेकिन अंतिम समय में वहाँ पे एक वो टिकट अमोद चंद्रवंशी जी को मिला। अगर विजय सिंह या डब्लू सिंह को नहीं लड़वाना था वहाँ से चुनाव तो उनको मतलब आप पोलाइटली बोल सकते थे, मतलब टिकट बांटने से पहले या उससे 1 महीने पहले कि इस बार हम यहाँ पे उम्मीदवार चेंज करेंगे। तो उनको जो वो मतलब दुख लगा होगा एक तरह से, एक तो धोखा टाइप का है कि यह वो आदमी पूरा चुनाव प्रचार कर रहा है आरजेडी के लिए और अंतिम समय पे आप टिकट काट दे रहे। तो एक तो तरफ से उनके लिए तो धोखा ही हो गया ना कि हमने इतना मेहनत किया और हमारा टिकट नहीं मिला, किसी और को मिल गया। तो ऐसे टिकट बांटने से तो बहुत जगहों पे नुकसान हुआ। इसी तरीके से टिकट बांटने से कि मेहनत कोई और कर रहा था और अंतिम समय में आपने टिकट वैसे लोगों को दे दिया जिसको शायद जनता वहाँ की पूरी तरह से जानती भी नहीं थी और उन्होंने तैयारी करने का भी मौका कम मिला। तो एक तो इस तरह का हुआ। आप फिर बहुत सारे ऐसी जगहों पे आपने ऐसे उम्मीदवार उठाए जहाँ पे उनको किसी को जानते भी नहीं है, उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, आपने लास्ट तक टिकट बांटा। इस वजह से ऐसे चुनावी नतीजे हैं और ये चुनाव इस तरीके से हारे हैं। अब आप मान के चलिए उसी सेम विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण हम देते हैं। वहाँ पे जहाँ पे अमोद चंद्रवंशी जी को टिकट दिया गया है वहाँ पे 2 यादव कैंडिडेट खड़े थे, एक अर्चना यादव खड़ी थी और एक निर्दलीय खड़ा था। तो दोनों यादव कैंडिडेट ने किसका वोट काटा होगा आप सोच के देखिए। जाहिर सी बात है यादव का वोट काटा है और दोनों को 3-3 हज़ार से ऊपर का वोट आया, मतलब 6,000 वोट। और अमोद चंद्रवंशी मात्र हारे ही हैं 100-150 वोट से। तो आप सोच सकते हैं अमोद चंद्रवंशी को किस तरीके से हराया गया और किन लोगों ने हराया। आप अगर इसमें डब्लू सिंह को दोष देते हैं तो आप मूर्ख हैं। अरे भैया वो कॉन्ट्रैक्टर आदमी हैं, वो राजनीतिक से पहले ठेकेदार हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को तो वहाँ पे फ़ायदा होगा ना, जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ रहेंगे तो उनको ज़्यादा ठिक्का पट्टा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है तो सरकार अगर इंडिया की बन रही है तो उधर ही जाएंगे। तो उनको देश देना तो आप अपनी मूर्खता साबित कर रहे हो। आपने उनको अंतिम समय तक बताया नहीं कि आपका टिकट कट रहा, तो एक तरह से उनको यहाँ से भी दुख था। तो इस तरीके से नबीनगर विधानसभा चुनाव का मतलब परिणाम इस तरीके से आया और वहाँ का सीट आरजेडी लूज कर गई बहुत कम अंतर से। अब रहा दूसरी बात, एक और सीट था कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र। वहाँ जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश राम, उनका काफ़ी तगड़ा विरोध था। वो जैसे और प्रत्याशी अपना शेड्यूल जारी करके जा रहे थे कि हम इस समय इस गांव में रहेंगे, इस दिन इस गांव में रहेंगे, और शेड्यूल भी नहीं जारी कर रहे थे। वो चुपके लोगों से मिल रहे थे और चुपके लोगों से निकल रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि अगर हम कहीं ऐसे बता के जाएंगे तो हमारा विरोध हो जाएगा और वो सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगा। लेकिन वो छुपके प्रचार तो किया नहीं जा सकता, तो इस वजह से वो हारते हुए दिखे। बहुत सारे आरजेडी कार्यकर्ता थे या फिर यादव लोग थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से भी उनकी एक शर्मनाक हार हुई है। उस सीट पे उनकी शर्मनाक हार हुई है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कुटुंबा से खड़े थे और उनकी शर्मनाक हार हुई है वहाँ पे। एक और विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने टिकट दिया आनंद शंकर जी को और बीजेपी ने त्रिविक्रम सिंह को दिया है। तो वहाँ पे तो खैर आनंद शंकर जी का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं था, लेकिन जो आनंद शंकर जी को सिर्फ यादव मतदाता तो जिता नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो आरजेडी बोलती है कि हम A to Z की पार्टी, A to Z का वोट तो मिला नहीं उसको। तो हमें तो लग रहा है जितना वोट मिला वो यादवों का मिला और उस वोट से वो जीत नहीं पाए, इसके वजह से वो हार गए। तो औरंगाबाद ज़िले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार जो रिजल्ट आया, एक आरजेडी जीती और बाकी 5 पे एनडीए का मतलब बहुमत आया। तो पिछले बार 2020 में जो आंकड़ा था कि 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की जीत हुई थी। तो आप इस तरीके से देखिए कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस वाले चुनाव को लूज करते हैं। जहां बीजेपी अपने हर एक कार्यकर्ता, हर एक सांसद, हर एक एमपी को बिहार में काम लगा के रखा था कि आप इस जिला को देखो, इस प्रखंड को देखो, वहाँ क्या कांग्रेस ऐसा करते हुए दिख रही थी? जाहिर सी बात है नहीं दिख रही थी। आप देखिए उसके सचिन पायलट कहाँ थे, अशोक गहलोत कहाँ थे, और जो बड़े बड़े नेता होते हैं जो कांग्रेस के, वो कहाँ थे? वो क्या बिहार चुनाव में हिस्सा ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी अच्छे से प्रचार किया? जाहिर सी बात है नहीं प्रचार किया। तो आपने टिकट बंटवारा खराब किया, आपने प्रचार सही से नहीं किया, आपने हर विधानसभा क्षेत्र पे एक पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किया। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप मतलब वो चुनाव जीत पाएंगे? हम औरंगाबाद में रहे, औरंगाबाद में काफ़ी समय तक गुजारा, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का
कोई बड़ा नेता नहीं। एक दो बार राहुल गांधी आए वहाँ पे औरंगाबाद और कुटुंबा में, लेकिन जो बड़े नेताओं को जो वहाँ पे ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी, हर विधानसभा वार एक विधायक और एक एमपी को ड्यूटी लगाया जाना था, वैसा ड्यूटी इन्होंने नहीं लगाया, जिसके वजह से ये चुनाव हार गए। ठीक इसी काम में बीजेपी बहुत माहिर है। बीजेपी ने अपने यूपी से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, जगह जगह से नेताओं को उतार के और वहाँ पे ड्यूटी लगाई। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की वहाँ पे 25 रैलियाँ हुई ऐसे बताई जाती है। तो आप सोच सकते हैं बीजेपी किस स्तर पर तैयारी करती है और आरजेडी और कांग्रेस का तैयारी का स्तर किस तरीके का है। तो इन सब चीज़ों के वजह से आरजेडी और कांग्रेस वहाँ चुनाव लूज की है और बीजेपी और जो जदयू का गठबंधन है वो बहुमत के साथ आया है। तो हम तो आरजेडी वालों को यही कहेंगे कि आप बीजेपी की तरह ही चुनाव लड़िए, क्योंकि वो कन्वेंशनल चुनाव लड़ने का, जो पारंपरिक चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो ख़त्म हो चुका, अब मॉडर्न और हाईटेक हो गया। तो आप भी मॉडर्न और हाईटेक होइए। आप गांव में अध्यक्ष बनाइए, सचिव बनाइए, सोशल मीडिया पे टीम बनाइए, डाटा एनालिस्ट को रखिए और अभी से तैयारी चालू करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं है कि आपको मतलब चुनाव आएगा उसके 2 महीने बाद से तैयारी करेंगे और सोचिएगा कि आप चुनाव जीत जाएगा। नहीं भैया, बीजेपी जब चुनाव हारती है ना, उसी दिन से तैयारी शुरू कर देती है उस राज्य को जीतने के लिए। तो आप सोचिए कि आप जो 5 साल तैयारी किया वो जीतेगा या फिर आप 2 महीने से चुनाव में आए तब आप जीतिएगा। तो इस तरह से अगर आरजेडी कांग्रेस आगे चल कर कड़ी टक्कर देना चाहता है तो उनको चुनाव जीतने के लिए भी कड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और अगर ये मेहनत नहीं करते हैं तो आगे चल के ये भी कोई भी चुनाव जीतने का उम्मीद ना रखें। और कांग्रेस का जो संगठन है वो तो काफ़ी कमज़ोर है। जब राहुल गांधी बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी को, तो इनके संगठन में कितने ओबीसी एससी एसटी को वहाँ पे उनको मौका दिया गया है। जाहिर सी बात है अभी भी कांग्रेस जो अपर कास्ट की जो पार्टी है कहलाती थी पहले 90 से पहले, अभी भी उनका ही दबदबा है और कांग्रेस को मरते दम तक वही लोग चूसेंगे और मार के जाएंगे। साफ सीधी बात है। आप देखिए राजीव शुक्ला जी हैं, राजीव शुक्ला जी को कितना वोट मिल जाएगा उनके अपनी कम्युनिटी का? कुछ नहीं मिलेगा। या फिर हम आनंद शंकर जी का ही मान ले तो उनका पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पर 2-4-500 2-4 हज़ार वोट पड़ जाएंगे, लेकिन क्या वो सारी उनकी कम्युनिटी का वोट उनके नाम पे पड़ेगा, कांग्रेस के नाम पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब एनडीए के कोर वोटर हो चुके हैं। तो वो वैसा तो होता नहीं दिखता। तो कांग्रेस जो कहती है वो कर नहीं रही है। जब बोल रही है कि हम ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी की पार्टी बनेंगे, तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को संगठन में कहाँ जगह दिए, टिकट बंटवारे में कहाँ जगह दे रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो बोलती है वो कर नहीं रही, इस वजह से वो चुनाव हार रही है। जो उनका कोर वोटर रहा है एक ज़माने में 90 से पहले, वो कोर वोटर बहुत पहले खिसक चुका है और वो बीजेपी के पाले में गिर चुका है और वो बीजेपी का कोर वोटर है। तो अब ये सोच रहे हैं कि वो कोर वोटर के सहारे हम जीत जाएंगे। आप बात तो करोगे ओबीसी एससी एसटी की, लेकिन आप टिकट बांटोगे आपने पुराने कोर वोटर को 90 से पहले वाले, तो वो नहीं चुनाव जीत पाएंगे। उनको भी पता है कि अगर वो चुनाव भी जीतेंगे तो ओबीसी एससी एसटी के वोट पर ही जीतेंगे। बाकी उनको अपनी परिवार से भी अगर 5 लोग होंगे ना, तो 2 लोग मोदी जी के ही समर्थक होंगे, तो उनको तो वोट मिलने से रहा। तो इस तरीके से तो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कांग्रेस और आरजेडी वाले, और बहुत ही स्थिति ख़राब है इनकी। और ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस पूरे ऑल इंडिया संगठन को भंग करे और नए मौके दे, ओबीसी एससी एसटी को मौका दे और जगह पे बोल रही है उसको मौका दे, वैसे लोगों को टिकटों अलाउ करे। तो ये तो होता नहीं दिखता है। सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी बोलते हैं कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। और सेम चीज़ है आरजेडी के साथ। आरजेडी बोल रही है कि हम A to Z की पार्टी है, लेकिन A to Z का वोट तो नहीं मिला। यहाँ तक कि इस विधानसभा चुनाव में जो 2025 का विधानसभा चुनाव था अपना, इसमें यादवों का तो वोट मिला होगा, हमको लग रहा 80 से 90% तेजस्वी यादव जी को, लेकिन मुसलमानों का वोट इस बार नहीं मिला है भैया उतना। आप देखिए AIMI जो है अवैसीद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो उसका सीमांचल में देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन है। तो मुस्लिम समाज भी देख रहा है कि हमें अब मुस्लिम समाज का एक ऐसा नेता चाहिए जो मुसलमानों की बात तो उठाए। तो ओवैसी की तरफ देखते हैं, ना कि तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से पुराने समीकरण ध्वस्त होते दिखते हैं और नए समीकरण बनते हुए दिखते हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और नए समीकरण में बीजेपी के पास जो कोर वोटर है 15 से 20% का, वो तो है ही। बाकी उसमें जो और
जो जातियां हैं, जो ST SC और OBC की, वो भी थोड़ा तड़का लगाती हैं और वो मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इस वजह से वो चुनाव जीतते हैं। तो आप A to Z की पार्टी बनना बंद करो और आप जो करना चाहते हैं उनको साथ लो, जो आपके साथ है उनको साथ लो, उनके साथ मिलकर आप 5 साल संघर्ष करो, तब जाके आपकी कोई सरकार बन सकती है। तो 5 साल आपको विपक्ष में रहने का मौका मिला है, तो 5 साल विपक्ष में रहिए और बढ़िया तरीके से अपना तैयारी कीजिए, जन आंदोलन कीजिए, लोगों के मुद्दे उठाइए और अगले 5 साल बाद चुनाव में आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चुनाव जीत सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हुए नहीं दिखते हैं, फिर 5 साल सोए रहिएगा और चुनाव से 2 महीना पहले उठिएगा और सोचिएगा कि हम चुनाव जीत जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऐसे चुनाव नहीं जीत पाइएगा। तो ये तो था हमारा विश्लेषण, और आप आगे क्या कहना चाहते हैं इस पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।